Assalamualaikum students, welcome to our channel Science Foundation Academy. Today is the first lecture of second year chemistry, periodic classification of elements and periodicity. तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमारे लिए इसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल की रीजन क्या थी, पीरियोडिक टेबल को हमने क्यों डेवलप किया। पीरियोडिक टेबल की डेवलप करने की बेसिकली 3 रीजंस थी। सबसे पहले रीजन कि हमारे पास एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे और हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही थी कि किस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह हम डिफाइन करें, क्योंकि एलिमेंट्स तो ज़्यादा थे और उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा था। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या थी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स वाज डिफिकल्ट। तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी हमें। सेकंड है हमारे पास ऑर्गेनाइज करना था, हमें अरेंज करना था एलिमेंट्स को। तो इसके लिए कैटेगरी भी जरूरी थी कि किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किन एलिमेंट्स के साथ सिमिलर है और किन एलिमेंट्स के साथ डिफर करती हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास थी कि एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर हमें कैटेगराइज करना था। एंड थर्ड एंड द लास्ट जो हमारे पास रीजन थी पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने की, वो थी अब हर टाइम के अंदर मुख्तलिफ साइंटिस्ट टाइम टू टाइम डिस्कवरीज करते रहते थे एलिमेंट्स की। तो इसके लिए ये जरूरी था कि हमारे पास कोई ऐसा सेट ऑफ बुक हो, कोई ऐसा सेट ऑफ डिफाइंड फॉर्मेट हो जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिफाइन कर सकें कि न्यू एलिमेंट्स को किस तरह हमने प्लेस करना है। तो वो देखते हैं। तो इसके लिए प्लेसमेंट ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो ये 3 बेसिक न्यूज थी जो पीरियोडिक टेबल के लिए जरूरी है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि पीरियोडिक टेबल की रीजन क्या थी। वही पीरियोडिक टेबल का पर्पस भी है कि पीरियोडिक टेबल का पर्पस क्या था, आखिर इसको बनाने की जरूरत क्या पेश है। तो आप इसको इंट्रोडक्शन और पर्पस भी कह सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन और पर्पस देखा, इसको पर्पस भी कह सकते हैं। पर्पस क्या था, वही इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक बिहेवियर क्या होता है। पीरियोडिक बिहेवियर दरअसल कहते हैं कि जब हम एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं तो उसके अंदर वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो इन सेम प्रॉपर्टीज को शो करने को पीरियोडिक बिहेवियर कहते हैं। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन और पर्पस हम क्लियर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। हम पर्पस पढ़ चुके और इंट्रोडक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और टाइमलाइन। टाइमलाइन कहते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कि वक्त के साथ साथ किस तरीके से साइंटिस्ट ने उसमें इंप्रूवमेंट्स लाई। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की। तो सबसे पहले हमारे पास है अल-राज़ी।
तो ये हमारे पास अल-राज़ी हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? इनका कंट्रीब्यूशन था बेसिकली कि इन्होंने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर इन्होंने लिस्ट बनाई थी, यानी लिस्टिंग की थी। अब मैं आपको जिस तरह दिखाऊं तो एंड सो ऑन, इस तरीके से लिस्ट बना दी थी कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हों उनको एक लिस्ट में रख लिया जाए और जो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हों उनको एक लिस्ट में रख लिया जाए। इसी तरह अब हम केमिकल अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनके अंदर भी आप इस तरह अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इस वाले लिस्टिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो ये वाला हमारे पास था एलिमेंट, फर्स्ट ये वैसे सिंबल दिए हुए हैं, ये किसी एलिमेंट के सिंबल नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेकंड जो लिस्ट थी उसकी इस वाले कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रही थी, यानी कि सिमिलर जो एलिमेंट्स थे उनको तो फिजिकल और केमिकल बेसिस पर अरेंज कर लिया गया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो एक लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 थी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जो थे वो मैच कर रहे थे आपस में। तो इसके अंदर हमने ये हमारे पास इसका डिफेक्ट आया अल-राज़ी का। अब सेकंड हमारे पास है डोब्राइनर्स या डोब्रीनर्स भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन का स्टूडेंट्स ये डिफेक्ट था कि लिस्टिंग की हुई थी केमिकल एंड लिस्टिंग की हुई थी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो उसमें ये डिफेक्ट आया कि जो एक लिस्ट के अंदर थे, फर्ज करें बी एलिमेंट जो था वो जो सेकंड हमारे पास लिस्ट थी उसके डी एलिमेंट के साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो मैच करती हैं। तो इसमें कंफ्यूजन ये पैदा होगी कि इसको लिस्ट 1 में प्लेस किया जाए या लिस्ट 2 में प्लेस किया जाए। यहाँ तक क्लियर है? अब सेकंड हमारे पास कंट्रीब्यूशन है जी स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट हमारा जो था साइंटिस्ट अल-राज़ी का कंट्रीब्यूशन देख चुके हैं लिस्टिंग का। अब हमारे पास जो सेकंड साइंटिस्ट हैं वो हैं डोब्रीनर्स। डोब्रीनर्स का क्या वर्क था वो देखते हैं। डोब्रीनर्स जो थे इन्होंने प्रपोज किया था हमारे पास ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट। अब ये ट्राइएड्स क्या होते हैं? ट्राइएड्स को हम देखते हैं। ट्राइएड्स इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे और उनको प्लेस करेंगे किस बेसिस पर? एटॉमिक बेसिस की। थ्री एलिमेंट्स को प्लेस किया गया एक ग्रुप की फॉर्म में। ये 3 एलिमेंट्स थे और इनको प्लेस कर दिया गया एक ग्रुप की फॉर्म में। इसी तरीके से हमारे पास की सो ऑन एक ग्रुप की रो बनती जाएगी। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को प्लेस किया गया। अब एलिमेंट्स के अंदर इसमें स्पेशल क्या था? इसमें स्पेशल ये था कि जो सेकंड एलिमेंट था हमारे पास उसका जो एटॉमिक मास था वो फर्स्ट का और सेकंड का सम एवरेज था। अब मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूं कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को ए का नाम दें
ये कोई भी ए एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट को हम सी का नाम दें, कोई भी सी एलिमेंट हो सकता है, ये जस्ट समझाने के लिहाज से किया गया है। तो ए और सी का जो एवरेज था, एवरेज कहते हैं कि हम उनको डिवाइड कर दें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। ये दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, दो एलिमेंट्स को लिया है और उनके एटॉमिक मासेस को, इन दोनों के एटॉमिक मासेस को, आपको याद होगा हमने यहां बात की थी कि जो ट्राइएड्स थे वो एटॉमिक मासेस की बेस पर अरेंज किए गए थे। किसका वर्क था? ये डोब्रीनर्स का कंट्रीब्यूशन था। तो जो थर्ड सेकंड यानी कि जो इन दोनों के बिटवीन में हमारे पास मौजूद होगा वो इन दोनों के एटॉमिक मासेस का एवरेज होगा। अब इसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखें, जो हमारे पास कैल्शियम, तो हमारे पास ये तीन एग्जांपल्स थी। अब कैल्शियम को अगर आप फर्स्ट पर प्लेस करें, वैसे ही आपको एग्जांपल बतौर दिखाते हैं। कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88, ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। बेरियम 137, तो ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। और फर्स्ट का और थर्ड का जो एवरेज होगा वो सेकंड का एटॉमिक मास बन जाएगा। अब इसको हम देखते हैं। इन दोनों को अगर हम प्लस करें और 2 पर डिवाइड करें तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये डोब्रीनर्स का कंट्रीब्यूशन था, ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट कि एलिमेंट्स को 3 को एक ग्रुप में प्लेस किया जाए और उसी को 100 कंटिन्यू किया जाए। उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स जो अवेलेबल थे यानी जो डिस्कवर हो चुके थे उनको ट्राइएड्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक फिल किया गया। लेकिन इसमें डिफेक्ट क्या था? इसके अंदर कोई भी प्लेस अवेलेबल नहीं थी न्यू जो हमारे पास थे डिस्कवर होने वाले, जैसा कि हमने पर्पस में भी पढ़ा था। और ये कंट्रीब्यूशन कब का है? यानी उन्होंने किस ईयर में प्रपोज किया? तो ये 1827 में उन्होंने ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। क्लियर है जी स्टूडेंट्स? तो हम अल-राज़ी का कंट्रीब्यूशन, लिस्टिंग का और डोब्रीनर्स के ट्राइएड्स को देख चुके। अब हमारे पास जो थर्ड साइंटिस्ट है वो है न्यूलैंड। न्यूलैंड का क्या कंट्रीब्यूशन था, अब हम वो देखते हैं। न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स को प्रपोज किया, जिस तरीके से डोब्रीनर्स ने ट्राइएड को प्रपोज किया। ट्राई मींस 3, जैसे हमने देखा कि 3 एलिमेंट्स को ग्रुप्स में प्लेस किया गया था। इसी तरह जो न्यूलैंड थे उन्होंने ऑक्टेव्स का पर्पस किया। ऑक्टा जो हम बात करते हैं उसको कहते हैं 8। 8 से ही ऑक्टेव्स निकला हुआ है, यानी ये वर्ड जो ऑक्टेव्स है ये 8 से ड्राइव किया हुआ है। अब ऐसा क्यों है? जो हमारे पास न्यूलैंड थे इन्होंने एलिमेंट्स को जो म्यूजिकल नोट्स होती हैं उनसे कंपेयर किया था। जो हमारे पास म्यूजिकल नोट्स होते हैं उनकी तादाद 8 है, उनका नंबर 8 है। जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है ये बताना, यानी स्टूडेंट्स इसको अक्सर मजाक में लेते हैं, लेकिन ये कोई मजाक की बात नहीं, ये ऑब्जर्वेशन लेवल है। उन्होंने जो न्यूलैंड का पर्पस था, उन्होंने जो ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट दिया वो म्यूजिकल नोट्स को कंपेयर करने से दिया। इसमें क्या था? सा, रे, गा, मा,
पा, धा, नी, सा। तो ये 8 म्यूजिकल नोट्स हैं और इन बेसिस के ऊपर उन्होंने ऑक्टेव्स का पर्पस दिया। अब इसका बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद इसका ये था कि जो ऑक्टेव्स होंगे उनमें हर एलिमेंट जो होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो 8th एलिमेंट्स के साथ मैच करती होंगी। इन्होंने भी एक टेबल दिया, लेकिन वो टेबल बहुत ज्यादा लॉन्ग था। वो किस तरीके का था वो देखते हैं हम। ये टेबल दिया, हमने प्रपोज किया। अब इसमें हम ऑक्टेव के लिहाज से, ऑक्टेव के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम फिलिंग करते हैं एलिमेंट्स की। अगेन सपोज एलिमेंट्स के सिंबल लेंगे ए बी सी डी। ये 8 आ गया। अब उनका जो कॉन्सेप्ट था वो था कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ए की प्रॉपर्टीज होंगी, वो 8 के साथ मैच करेंगी। यानी कि ए और एच जो हमारे पास होंगे एलिमेंट्स, उनकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। तो न्यूलैंड्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम एलिमेंट्स को, इनका भी बेसिकली यही था कि एटॉमिक मासेस की बुनियाद के ऊपर हम इनको फिल करते जाए एलिमेंट्स को। और इसमें होगा क्या कि जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो 8th एलिमेंट के साथ मैच करती होंगी। इसी तरीके से जो 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो नेक्स्ट जो हमारे पास 8th एलिमेंट होगा, जिस तरीके से हम बात करें 8th के बाद नेक्स्ट जो 8th एलिमेंट होगा वो 15th होगा। तो ए एच एंड 15th एलिमेंट। इसी तरीके से ये 100 होंगे, लिस्ट यहाँ से कंटिन्यू होती जा रही थी कि जो एच हमारे पास होगा वो उसके साथ मैच करता होगा। तो इस तरीके से ये जो इनका था प्रपोज जो इन्होंने किया, इस लॉन्ग लिस्ट को इन्होंने एक शॉर्ट लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, जिस तरीके से हमने ट्राइएड्स को भी देखा था। तो ये जो लॉन्ग लिस्ट थी, ये लिस्ट बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो 8th एलिमेंट होगा वो आपस में एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। अभी आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 8 के बाद 100 ये एलिमेंट्स फर्दर एक्सपैंड करते जाएंगे और 8 के बाद जो नेक्स्ट 15th एलिमेंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला ग्रुप था। इसमें भी ये जो डिफेक्ट था, इसका भी डिफेक्ट यही था कि उस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल एलिमेंट्स नहीं थे, यानी कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, उनको ये प्रपोज करने से कासिर रहा, उनको ये प्रपोज नहीं कर सका। वो इसका डाउनफॉल था। तो ये आपको उम्मीद करते हैं न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स की भी क्लियरेंस हो गई होगी। अब हम फर्दर मूव करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमने 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देख लिया, अल-राज़ी, डोब्रिनस एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अब हम बात करते हैं मेंडलीव्स की। मेंडलीव्स का क्या कंट्रीब्यूशन था? मेंडलीव ने बेसिकली एटॉमिक मासेस की ही बेसिस के ऊपर जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स थे, उस वक्त जो अवेलेबल एलिमेंट्स थे वो थे 63 और सम बिलीव 64। तो उन एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया। तो
तो एटॉमिक मासेस की बेसिस पर मेंडलीव ने अरेंज किया। उस वक्त जो एलिमेंट्स थे वो 64 थे और 63। अब इनको अरेंज किस तरह किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो मेंडलीव्स का कंट्रीब्यूशन था वो इस तरह था कि जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स थे उनको तो ये 8 हमारे पास लॉन्ग कॉलम्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इनको अगर हम देखें तो एटॉमिक मासेस की बेसिस के लिहाज से उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करते गए। वो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एटॉमिक मासेस लिख रहा हूँ। इस तरीके का था कि 8 एलिमेंट्स उनके पास अवेलेबल थे, 8 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 8, और इस तरीके से 1 और 9। अब ये क्या किया एटॉमिक मासेस की बेसिस पर, यानी कि अगर आप देखें तो एक के ज्यादा ये एटॉमिक मासेस ये बढ़ रहा है इन अ रो, जबकि उन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट किया कि जो 1 और 9 जो हमारे पास एलिमेंट था उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती थी। और इनका जो बहुत ज्यादा जो यानी कि अप्रिशिएटेबल वर्क था वो ये था कि इन्होंने एम्प्टी स्पेसेस लीव की, जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं 13 के बाद मैंने यहाँ एम्प्टी स्पेस लिखी हुई है ये वाली। इसी तरीके से 16 के बाद ये 17 ये एम्प्टी स्पेस है। इसी तरीके से 23 के बाद ये 24। तो बाद में हुआ क्या कि कुछ अरसे बाद ओवर 2 and 5 years हुआ ये कि ये वाले जो एलिमेंट्स थे जब ये डिस्कवर हुए और उनके एटॉमिक मासेस 14 और 17 थे, तो फिर उनको एक प्लेस मिल गई। जैसे कि हमने प्रीवियस जो साइंटिस्ट थे उनका वर्क देखा, उनका बेसिक जो डिफेक्ट मेजर था वो यही था कि न्यू डिस्कवरीज के लिए कोई भी स्पेस नहीं थी फॉर्मेट के अंदर। अब ये वाला जो फॉर्मेट था पीरियोडिक टेबल का, उसमें आप देखें इन्होंने एम्प्टी स्पेसेस लीव कर दी कि जितने भी डिस्कवर होते जाएंगे और वो यहाँ पर प्लेस बाद में कर दिए जाएंगे। तो ये इनका एप्रिशिएटेबल वर्क था। यानी कि जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए उनके लिए एम्प्टी स्पेसेस लीव कर दी। इतनी बात क्लियर है? तो ये इनका बेसिक था, लेकिन इसमें भी जो एक मेजर डिफेक्ट था वो ये आया कि हमारे पास उस वक्त तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस के लिए जो मेजर इनके डिफेक्ट्स थे, अब हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। मेजर जो इनके डिफेक्ट्स थे वो नंबर 1, कि नोबल गैसेस के लिए उस वक्त उनके पास कोई प्लेस नहीं थी। नंबर 2, कि जो उस वक्त हमारे पास आइसोटोप्स थे, आइसोटोप्स का भी ये क्लियर नहीं हो रहा था। आइसोटोप कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर चेंज हो, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफर कर रहा हो। ठीक है, तो वो भी हम यहीं पे अभी आपको क्लियर कर देंगे।
एंड जो थर्ड हमारे पास था रॉन्ग एटॉमिक मास, कि कुछ जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उनका जो एटॉमिक मास था वो गलत था। तो क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट्स थे ये हमने यहाँ पर कंप्लीट राउंड नंबर में जस्ट आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, ये वेरी करते हैं जिस तरीके से 2.4, 3.7, 4.3, तो ये पॉइंट्स में होते हैं एग्जैक्ट, यानी इस तरीके के नहीं होते जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जस्ट आपको समझाने के लिए और क्लैरिफिकेशन के लिए हमने आपको समझाया। तो ये इनके 3 मेजर डिफेक्ट्स थे जो मेंडलीव्स के थे। ओवरऑल जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल थी वो मेंडलीव ने ही प्रपोज की थी। होप सो आपको इस सारे प्रोसेस की समझ लग गई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर में हमने डिफरेंट साइंटिस्ट का सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि पीरियोडिक टेबल का पर्पस क्या था, फिर हमने पीरियोडिक बिहेवियर देखा कि पीरियोडिक बिहेवियर क्या होता है, फिर हम टाइमलाइन देखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से अपनी एफर्ट्स और अपना वर्क जो था कंट्रीब्यूशन दी। उसमें हमने अल-राज़ी की लिस्टिंग देखी कि अल-राज़ी की लिस्टिंग किस तरह से की थी उन्होंने केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर। फिर हमने डोब्रिंगर्स के ट्राइवेट्स देखे जिनमें जो सेकंड हमारे पास एलिमेंट था वो फर्स्ट एंड थर्ड के एवरेज का एटॉमिक मास उसका बनता था। और थर्ड हमारे पास था न्यूलैंड्स ऑक्टेव, जिन्होंने म्यूजिकल नोट्स की बेसिस पर अपना वर्क दिया था कि 8 म्यूजिकल नोट्स हैं, तो उन्हीं से कंपैरिजन लेकर उन्होंने एलिमेंट्स को प्रपोज किया कि जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट होगा वो 8th एलिमेंट के साथ मैच करती होंगी उसकी प्रॉपर्टीज। फिर लास्ट में हमने देखा मेंडलीव्स वर्क। मेंडलीव्स का क्या वर्क था कि इन्होंने एटॉमिक मासेस की ही बेसिस के ऊपर एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रपोज की। उसमें क्या था कि हमारे पास जितने भी जो थे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स उस वक्त अवेलेबल थे उनको वो फिल करते गए, लेकिन जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके एटॉमिक मासेस के लिए उन्होंने एम्प्टी स्पेस छोड़ दी। होप सो आपको इस सारे की समझ लग गई होगी। अब इसके अंदर सबसे जो बेसिक पर्पस था वो आपके लिए एक फन फैक्ट हम लेकर आए हैं। वो फैक्ट ये है कि जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था वही बेसिक्स समझा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। हम अपने न्यू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुतालिक कुछ जानेंगे और मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर इंप्रूवमेंट्स को देखेंगे। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।